हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडी। आज है 29 जून और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं सुवर्णरेखा रिवर। देन हम देखेंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट के बारे में। देन हाल ही में चर्चा में रही बुक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी के बारे में और इसको लागू करने वाला कौन सा भारत का पहला राज्य है। इसके साथ ही हम देखेंगे स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे ईरान के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements regarding सुवर्णरेखा रिवर। सो यहाँ पर सुवर्णरेखा जो नदी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a major rain-fed peninsular river that originates in the state of Odisha. And second, a famous Hundru Fall is located on one of its main tributaries, the Kharki River. And third, it is an independent river system that flows through 3 states before emptying into the Bay of Bengal. आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है सुवर्णरेखा रिवर से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देख सकते हैं, द सुवर्णरेखा रिवर ओरिजिनेट्स नियर पिस्का और नागरी close to Ranchi in Jharkhand, not Odisha. While it flows through Odisha in its lower course, its origin lies on the Chota Nagpur plateau. The Hundru Fall, a major landmark, is located directly on the course of the Subarnrekha River itself, not on a tributary. So the waterfall is situated in Jharkhand, where the river drops from a height of 98 meters. The Subarnrekha is not a tributary of any larger river system like the Ganga or Mahanadi. It maintains an independent course from its origin to its mouth. So it flows through the states of Jharkhand, West Bengal, and Odisha before finally draining into the Bay of Bengal near Talcheri in Odisha. So आप ध्यान रखेंगे, हुंडरू जो जलप्रपात है या हुंडरू वाटरफॉल जो है वो है सुवर्णरेखा नदी पर और ये जो रिवर है ये फ्लो होती है झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। सो हाल ही में काफी चर्चा में रहा है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इससे ही संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it was a joint military operation conducted by the US and its NATO allies. And second, the primary objective was to degrade Iran's naval capabilities in the Persian Gulf. And third, the operation involved the use of B-2 Spirit stealth bombers and Tomahawk cruise missile. यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही इनकरेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है। आप देख सकते हैं। So the operation was launched by the US Department of the Defense, not a joint operation with the NATO allies. And the objective was to severely degrade Iran's nuclear weapons infrastructure, targeting key nuclear facilities like Fordo and Najd, and it was not aimed at Iran's naval capabilities. So the weapons used include V-2 Spirit stealth bombers and Tomahawk land attack cruise missiles launched from a submarine. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WHO has released the 10th edition of its Global Tobacco Epidemic Report, assessing progress in tobacco control since the launch of the Empower strategy in 2008. So, which country is the first to regulate tobacco content on digital streaming platforms? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि WHO ने 2008 में एम्पावर रणनीति के शुभारंभ के बाद से तंबाकू नियंत्रण में प्रगति का आकलन करते हुए अपनी वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट का 10वां संस्करण हाल ही में जारी किया है। आपसे पूछा जा रहा है डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर तंबाकू सामग्री को विनियमित करने वाला पहला देश कौन सा है? ये ऑप्शंस हैं यूएसए, ब्राजील, चाइना या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये कंट्री है इंडिया। आप देख सकते हैं द 10th Global Tobacco Epidemic Report was released by WHO and it tracks progress under the Empower strategy launched in 2008 to fight global tobacco use. So over 6.1 billion people are now protected by at least one Empower measure, and 155 countries have adopted at least one measure since 2007. So, India is the first country to apply tobacco control laws to digital streaming content, and India enforces strict bans on TAPS, that is tobacco advertising promotion and sponsorship, aligning with the E in empower or enforce bans. So India is the second largest tobacco producer after China and ranks fourth in FCB tobacco production after China, Brazil and Zimbabwe. So tobacco taxation is still the least adopted empower measure despite being the most effective tool to reduce consumption, especially among youth and low-income groups. So tobacco causes over 7 million deaths annually, mostly in low and middle income countries, according to WHO. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Is the author of the speeches featured in Wings to Our Hopes Volume 2? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विंग्स टू आर होप्स वॉल्यूम 2 में प्रस्तुत भाषणों के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, अश्वनी वैष्णव, द्रौपदी मुर्मू या फिर एल मुरुगन। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रही ये जो बुक है विंग्स टू आर होप्स, इसको किसने लिखा है?
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसको लिखा है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आप देख सकते हैं Defense Minister Rajnath Singh will release a book titled Wings to Our Hopes Volume 2, and the book is based on 51 speeches by President Draupadi Murmu during her second year in office. So it reflects her vision, philosophy, and priorities on topics like governance, inclusivity, and national aspirations. So the book is compiled by the Rashtrapati Bhavan and published by Publications Division. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state launched India's first yoga policy? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने शुरू की? आपके ऑप्शंस हैं केरला, उत्तराखंड, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये स्टेट है उत्तराखंड। आप देख सकते हैं Uttarakhand has launched India's first yoga policy and it aims to establish Uttarakhand as a global capital of yoga and wellness. So subsidy up to 20 lakh will be given for setting up yoga and meditation centers. A grant of up to 10 lakh will be provided to support research in yoga, meditation and naturopathy. And the state aims to build 5 new yoga hubs by 2030. So by March 2026, all Ayush Health and Wellness Centers in the state will offer yoga services. So अब ध्यान रखेंगे इंडिया में पहला जो योगा पॉलिसी लॉन्च करने वाला स्टेट बन गया है वो है उत्तराखंड। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। State of the Climate in Asia 2024 recently seen in news is released by which of these? So यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा एशिया में जलवायु स्थिति 2024 यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सेकंड इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, थर्ड वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट जो है इसको रिलीज किया है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। आप देख सकते हैं सो WMO जिसे हम वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस publishes the state of the climate in Asia annually, tracking temperature trends, extreme weather, sea level rise, and climate impacts in the region. So आपने देखा कि यह एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। And it is headquartered in Geneva, Switzerland, and is governed by the World Meteorological Congress composed of member states, which meets every 4 years to set policies and priorities.
सो WMO ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहा है, फाउंडेड इन 1873 एज अ फोरम फॉर एक्सचेंज वेदर डाटा एंड रिसर्च. And proposals to reform the status and structure of IMO culminated into the World Meteorological Convention of 1947, which formally established the WMO. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following with reference to countries that share a land border with Iran. So यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ईरान के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों के संदर्भ में विचार करिए. आपके ऑप्शंस हैं इराक, अफगानिस्तान, अर्मेनिया एंड सीरिया. सो आपको बताना है कि यहाँ दी गई कंट्रीज में से कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ईरान से अपनी स्थलीय सीमा साझा करती हैं. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ये 3 कंट्रीज हैं इराक, अफगानिस्तान एंड अर्मेनिया. आप देख सकते हैं Iran, officially the Islamic Republic of Iran and also known as Persia, is a country in West Asia. So it borders Iraq to the west, Turkey, Azerbaijan and Armenia to the northwest, Russia and Caspian Sea to the north, Turkmenistan to the northeast, Afghanistan to the east, Pakistan to the southeast, and the Gulf of Oman and Persian Gulf to the south. So Iran ranks 17th globally in both geographic size and population, and it is the 6th largest country in Asia and one of the world's most mountainous countries. So Iran is officially an Islamic republic divided into 5 regions with 31 provinces. And Tehran is the nation's capital, largest city and financial center. So Iran is officially governed as a unitary Islamic republic with a presidential system and a supreme leader. So the government is authoritarian and violates human rights and civil liberties. So ईरान के लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है that Iran is a founding member of the United Nations, IOC, OPEC, and ECO, as well as a current member of NAM, SCO, and BRICS. And Iran has 28 UNESCO World Heritage Sites, the 10th highest in the world, and ranks 5th in intangible cultural heritage or human treasures. So it has a multi-ethnic population. सो ये कुछ ईरान के बारे में जानकारी है जो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हाल ही में काफी चर्चा में रह रहा है. तो उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन से या कुछ उसकी जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.